नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में दिल्ली में नीति आयोग की बैठक चल रही है। इस बैठक में ममता बनर्जी को छोड़कर कोई भी विपक्षी नेता नहीं पहुंचा है। यहां तक कि एनडीए के सहयोगी जेडीयू के नेता नीतीश कुमार भी बैठक से नाराज हैं। हालांकि नीतीश बैठक में क्यों शामिल नहीं हो सके, ये अब तक सामने नहीं आ पाया है। वहीं नीति आयोग की बैठक से ममता बनर्जी बाहर निकल गई हैं। बैठक छोड़कर ममता बनर्जी बाहर चली गई हैं। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बैठक में बोलने का कम समय दिया गया और माइक को बीच बीच में बंद कर दिया गया। यह आरोप ममता बनर्जी की तरफ से लगाया गया है और यही कारण है कि वो बैठक के बीच से निकलकर चली गई हैं। लेकिन इन सब के बीच बड़ी बात यही है कि नीति आयोग की बैठक से विपक्ष के नेताओं ने दूरी बनाए रखी है। यहां तक कि एनडीए का घटक दल जेडीयू, उसके नेता नीतीश कुमार भी इस बैठक में नहीं शामिल हुए हैं। Why you discriminate? Why you stop me? I am only attending more scope to your party, your government, and you only me on behalf of opposition. Only I am there, and you stop my mic. আপনি আমার mic বন্ধ করে দিচ্ছেন। इधर राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने विपक्ष पर हमला बोला। उनका कहना है कि गठबंधन का रवैया नकारात्मक रहा है, संविधान खतरे की झूठी अफवाह फैलाई गई। ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला कि नीति आयोग की बैठक में बवाल मचाया जा रहा है। ममता बनर्जी को नाटक करने के लिए विपक्ष ने भेजा, ये कहा डॉक्टर दिनेश शर्मा ने। कांग्रेस शासित राज्य और ये ममता जी को तो बवाल मचाने के लिए भेजा था कि जाओ अंदर और प्रोपोगंडा करके है कि मीडिया ट्रायल दो, कि वहां पे मेरी नहीं सुनी जा रही, उसके पहले ही तुम बवाल मचाना शुरू कर दो। एक तरीका होता है, एक एक प्रदेश से नीति आयोग में पूछा जाता है और वो अपनी चीज का विषय का प्रस्तुतिकरण करते हैं। इन्होंने पहले से इनको क्या चाहिए था इसका प्रस्तुतिकरण इनके अधिकारियों ने किया ही नहीं है। वहां पे ये केवल खाली हाथ पहुंची हैं और खाली हाथ पहुंचते ही शोर मचाना शुरू कर दिया। अंदर नहीं सुनी जा रही, अरे जब आपके प्रदेश का नंबर आएगा तब आप बोलोगे ना। आप दूसरे प्रदेश में खड़े होकर कहो कि मेरा नहीं सुना जा रहा और खड़े होकर शोर मचा के और बाहर आके मीडिया का ट्रायल देकर चले जाओगे। नाटक है, बेशर्मी है। और इस विपक्ष की जो बेशर्मी है, मैं समझता हूं कि निश्चित रूप में ये अलोकतांत्रिक परंपराओं का निर्वहन करने वाले लोग हैं। वहीं बीजेपी के अमित मालवीय ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि बंगाल के सीएम ममता बनर्जी फंड को लेकर शिकायत करें, उससे पहले कुछ तथ्यों पर गौर करना जरूरी है। उन्होंने लिखा कि लेफ्ट की विनाशकारी शासन में बंगाल में उद्योगों का पलायन हुआ और टीएमसी ने बंगाल की अर्थव्यवस्था को अंधेरे में ढकेल दिया। उन्होंने ममता सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि टीएमसी की अवैध वसूली से बंगाल की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। नीति आयोग को लेकर विपक्ष हमलावर है। आरजेडी ने नीति आयोग को एक फेल संस्था तक बता दिया है, जबकि बीजेपी ने विपक्ष पर पलटवार किया। बीजेपी के आरपी सिंह ने कहा कि ऐसी संस्था की मीटिंग का बायकॉट करना देश हित में नहीं है। नीति आयोग है क्या भाई? एक एकेडमिक एक्सरसाइज के लिए प्रधानमंत्री जी ने एक बॉडी बना दी। इसका हासिल क्या? 0/0, 0/ सन्नाटा। प्लानिंग कमीशन से क्या दिक्कत है? सिर्फ इसलिए ना कि नेहरू के जमाने से वो था, तो नेहरू के जमाने की तो बहुत सारी चीजें आप ढो रहे हैं। मजबूरी है आपकी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी नेहरू के इमेजिनेशन के बगैर नहीं चलेगी। चाहे वो आप तीसरा टर्म ले लें, मैथमेटिकल रियलिटी से नीति आयोग जैसे संस्था की बैठक बॉयकॉट करना देश के हित में नहीं है, उनके राज्य के हित में नहीं है। हालांकि केरल के मुख्यमंत्री और बंगाल के मुख्यमंत्री दोनों उसका बहिष्कार नहीं करे, दोनों उस बैठक में रहेंगे। इसमें उनके राज्य के लिए और देश के लिए आगे किस प्रकार से बजट एलोकेशंस हो, किन किन सब्जेक्ट्स पर काम होना चाहिए, किन किन विषयों पर आगे काम होना चाहिए, सब विषयों पर चर्चा होती है और उस पर कुछ फैसले होते हैं। परंतु अफसोस है कि जो बैठक प्रधानमंत्री जी लीड करने वाले हैं, जिस बैठक में प्रधानमंत्री जी चेयर करने वाले, उस बैठक का ये बहिष्कार कर रहे हैं और सिर्फ राजनीति से प्रेरित होकर कर रहे हैं। वहीं विपक्ष बजट के बाद से ही केंद्र सरकार पर हमलावर है और आरोप लगा रहा है कि नीति आयोग का देश के विकास में योगदान नहीं है, जिस पर बीजेपी के मुख्तार अब्बास नकवी ने पलटवार किया है। आयोग के आज के बैठक में
इंडिया ग्रुप के मुख्यमंत्री नहीं जाएंगे, ये लगभग तय हो गया है। क्योंकि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन साहब ने तो पहले कहा है कि हम नहीं जाएंगे, केजरीवाल साहब को जेल में डाला है, और भी मुख्यमंत्री है वो नहीं जाना चाहते, तेलंगाना के मुख्यमंत्री नहीं जाना चाहते, इसलिए कि नीति आयोग देश के विकास में समतोल नहीं रख रही है। आपने बजट में भी देखा है और नीति आयोग के कार्य में भी देखा है। ब्लॉक को कांग्रेस पार्टी बहिष्कार बहादुरी का ब्रदरहुड बनाने में जुटी हुई है, और अगर किसी ब्लॉक को कांग्रेस पार्टी बहिष्कार बहादुरी का ब्रदरहुड बनाने में जुटी हो तो उस ब्लॉक में शामिल लोगों को सोचना होगा, क्योंकि आप जो है वो आपके राज्य के विकास के बारे में, देश के विकास के बारे में जो भी डिबेट होगा, डिस्कशन होगा, डिसीजन होगा, उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे, और उसके बाद जो है वो आप बहिष्कार बहादुरी के ब्रदरहुड के सरगना बनकर के घूमोगे, तो ये मुझे नहीं लगता कि किसी बहुत अच्छे हित में वो काम कर रहे हैं। और दिल्ली से हमारे सहयोगी पवन गौड़ इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पवन, पहले बजट को लेकर विपक्ष की तरफ से तकरार शुरू हुई और अभी नीति आयोग की बैठक को लेकर वार पलटवार हो रहा है। जो सियासी घटनाक्रम चल रहा है, अभी का अपडेट क्या है इसमें? देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरह से आज सुबह जब नीति आयोग की बैठक शुरू हुई उससे पहले ही आपने देखा होगा कि तमाम जो इंडिया अलायंस के जो गठबंधन के सहयोगी हैं, सिर्फ ममता बनर्जी को छोड़कर उसमें से किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री वो आया नहीं था, चाहे वो कांग्रेस शासित राज्य हो या उसके अलावा पंजाब की बात करें या फिर तमिलनाडु की बात करें, इनमें से कोई भी मुख्यमंत्री आज की नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हो रहा है। तो राजनीति का अखाड़ा तो नीति आयोग की बैठक को पहले ही बना दिया गया था। अगर अभी की बात करें तो आपने देखा कि थोड़ी देर पहले ममता बनर्जी जो है वो नाराज होकर नीति आयोग की बैठक से बाहर निकली और बाहर निकलकर मीडिया के सामने उन्होंने आरोप लगाया कि मुझे बोलने नहीं दिया गया, मुझे सिर्फ जब मैं अपनी बात रख रही थी तो उसके बीच इसके दौरान ही मेरे माइक को बंद कर दिया गया। हालांकि सरकार के द्वारा उस पर स्पष्टीकरण दिया गया कि उनको पूरा समय दिया गया, जितना उनका कार्यकाल था उनका माइक कहीं भी बंद नहीं किया गया। तो इस सब तरह की पूरी राजनीति जो है वो नीति आयोग की बैठक में भी देखने को मिल रही है। हालांकि जो नीति आयोग की बैठक है उसमें तमाम जो अन्य राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो उस बैठक में शामिल हो रहे हैं। किस तरह से 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना है, उसको रोडमैप को लेकर लगातार मंथन चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कहते हैं कि परस्पर सहयोग से ही, जब राज्यों और केंद्र का परस्पर सहयोग होगा उसके माध्यम से ही पूरे देश का विकास संभव है। तो उसी को लेकर नीति आयोग की बैठकों का आयोजन किया जाता है और बैठकों में तमाम तरह की बातें होती हैं। केंद्र की कौन कौन सी योजनाओं का कितना इंप्लीमेंटेशन किस राज्य में हो चुका है, कहां कोई कमी रह गई है तो उसको और पूरा कैसे किया जा सकता है। अगर राज्यों की कोई समस्या किसी योजना के इंप्लीमेंटेशन में आ रही है तो उसको किस तरह से राज्य अपने सामने लेके आते हैं, राज्य अपनी समस्याएं केंद्र के सामने रखते हैं, केंद्र उनका समाधान खोजता है। अगर राज्यों को कोई विशेष सहयोग चाहिए होता है केंद्र से तो वहां केंद्र जो है उनको राज्यों को सहयोग देता है। तो उन सब बातों को लेकर नीति आयोग की बैठक में चर्चा होती है। क्योंकि प्रधानमंत्री इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे होते हैं तो मुख्यमंत्री सीधे तौर पर प्रधानमंत्री से बातचीत करके अपनी मांगों को, अपनी बातों को रख सकते हैं। तो ये जो बैठक उनके सामने रख सकते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। विपक्ष का जो रवैया है बायकॉट वाला है। लेकिन नीतीश कुमार इस बैठक में शामिल क्यों नहीं हुए? पवन, क्या इसको लेकर कोई अपडेट है क्या? देखिए, नीतीश कुमार की तरफ से पहले ही ये कहा गया था कि वो बैठक में अपने कुछ जो कारण हैं उनकी तरफ से वो शामिल नहीं हो पाएंगे। उनकी जगह जो वहां के उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, वो उस बैठक में शामिल होंगे। लेकिन चूंकि ये नीति आयोग का ये जो एक नियम है उसमें सिर्फ मुख्यमंत्री के साथ साथ सिर्फ चीफ सेक्रेटरी ही बैठक में शामिल हो सकते हैं, उनके अलावा और कोई शामिल नहीं हो सकता। तो उसके चलते सम्राट चौधरी भी बिहार की तरफ से शामिल आज की बैठक में नहीं हो पाए हैं। तो उसमें कोई राजनीतिक कारण नहीं है, सिर्फ नीतीश कुमार ने पहले ये कह दिया था कि मेरी तरफ से सम्राट चौधरी उस बैठक में शामिल होंगे। हालांकि सम्राट चौधरी भी एलिजिबल नहीं थे उस बैठक में शामिल होने के लिए, तो सम्राट चौधरी भी आज की बैठक में शामिल नहीं हो पाए। लेकिन तमाम और जो राज्य हैं, आपने देखा लगातार अब नीति आयोग की जो बैठक जो है वो कहीं ना कहीं उसमें चर्चा राज्यों के विकास को लेकर होनी चाहिए थी। कहीं ना कहीं चर्चा उसमें केंद्र और राज्य कैसे एक साथ परस्पर सहयोग करके आगे पूरे देश को बढ़ाने में अपना योगदान दे, उस पर चर्चा होनी चाहिए थी। उसकी जगह वो अखाड़ा जो है राजनीति का बन गया है, सियासत हो रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पवन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इधर योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य और यूपी के दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक दिल्ली में मौजूद हैं। यूपी सदन में कल बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। काफी देर तक दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है और आज का अपडेट यह है कि आज दोनों डिप्टी सीएम भी दिल्ली में ही मौजूद हैं।
कयास इस बात के हैं कि आज प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात हो सकती है, गृहमंत्री अमित शाह से भी मुलाकात हो सकती है, कुछ और नेताओं से भी मुलाकात संभव है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मैराथन बैठकें की। उन्होंने प्रदेश के सभी 18 मंडलों के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की, जिसमें अधिकारियों की मनमानी की शिकायत पर सीएम योगी ने कहा कि तथ्यों के साथ आएं, जिससे अधिकारियों पर कार्रवाई की जा सके। बैठक में लोकसभा चुनाव 2024 के परिणामों को लेकर विस्तार से समीक्षा की गई। करीब 20 दिन तक चली मंडलवार बैठकों में सांसद, विधायक और एमएलसी ने सीएम के सामने अपने क्षेत्र की समस्याओं और लोगों की अपेक्षाओं को रखा। मंडलवार बैठक में पहुंचने वाले जनप्रतिनिधियों ने खुलकर अपनी बात कही। मुख्यमंत्री ने भी सभी जनप्रतिनिधियों को धैर्यपूर्वक सुना। उनकी अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि हर क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय विकास की नई रणनीति तैयार की जाए। जनप्रतिनिधियों की अधिकारियों को लेकर शिकायत पर भी सीएम ने कार्रवाई करने की बात कही। सीएम ने सभी जनप्रतिनिधियों को यह भी कहा कि शासन के लोक कल्याणकारी काम को धरातल पर उतारने में कोई भी अधिकारी हीला हवाली करे तो उसकी लिखित शिकायत सबूतों के साथ करें, कार्रवाई निश्चित की जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने विस्तार से सभी की बातों को सुनने के बाद आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर जीत का मंत्र भी दिया। इधर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर हमला बोला। उन्होंने अखिलेश यादव को लेकर लिखा, अखिलेश यादव जी 2027 में पराजय सुनिश्चित देख अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। जनता से झूठ बोलकर 2024 में मिली सफलता से वो गुब्बारे की तरह फूल गए हैं। 2014, 17, 19, 22 में सपा की पराजय याद रखनी चाहिए। 2027 में हम 2017 को दोहराएंगे। सोशल मीडिया साइट एक्स पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यह पोस्ट किया है और इस पोस्ट के जरिए अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। दरअसल इससे पहले अखिलेश यादव ने भी केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली का मोहरा बताया था, जिस पर केशव प्रसाद मौर्य ने पोस्ट किया। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को करारा जवाब दिया पोस्ट करते हुए, वो मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के वो पासवर्ड हैं। ये नई तरह की टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से बोलना पड़ रहा है। आप समझ गए हो कौन मोहरा है? सुनने में आया कि मौर्य जी मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड हैं। अगर दिल्ली वाले किसी से मिलते हैं तो लखनऊ वाले भी मिल रहे हैं किसी से। श्री अखिलेश यादव जी पिछड़ों के, दलितों के सदा विरोधी रहे हैं और वह स्वयं कांग्रेस पार्टी की मोहरा है। दिल्ली में होने वाली बैठक से पहले सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। एक ओर से वार हो रहा है तो दूसरी ओर से पलटवार। ये सियासी जंग एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच हो रही है। अखिलेश यादव ने यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को मोहरा बताया है। अखिलेश ने कहा कि वो दिल्ली के वाईफाई पासवर्ड हैं। वो मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के वो पासवर्ड हैं। ये नई तरह की टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से बोलना पड़ रहा है। आप समझ गए हो कौन मोहरा है? सुनने में आया कि मौर्य जी मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड हैं। अगर दिल्ली वाले किसी से मिलते हैं तो लखनऊ वाले भी मिल रहे हैं किसी से। मोहरे की बात सुनते ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी पलटवार किया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि कांग्रेस का मोहरा बन चुके सपा बहादुर अखिलेश यादव भाजपा को लेकर गलतफहमी पालने, अति पिछड़ों को निशाना बनाने और अपमान करने की जगह सपा को समाप्त होने से बचाने पर ध्यान दे। बीजेपी 2027 में 2017 दोहराएगी। कमल खिला है, खिलेगा, खिलता रहेगा।
इस सियासी लड़ाई में कांग्रेस को भी हाथ धोने का मौका मिल गया। कांग्रेस ने चुटकी ली तो बीजेपी ने भी उसका जवाब दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है और 2027 में समाजवादी पार्टी को बड़े अंतर से चुनाव हराकर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार एक बार फिर बनाएगी। देखिए, समाजवादी पार्टी की कार्रवाई से ज्यादा जनता कार्रवाई करने का मन बना चुकी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र को लूटतंत्र में बदल दिया। फिलहाल अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच सियासी वार पलटवार कोई नई बात नहीं है। अभी कुछ दिन पहले भी दोनों के बीच ट्विटर वार हुआ था, जिसमें अखिलेश यादव ने लिखा था कि दिन पर दिन बीजेपी कमजोर हो रही है, बीजेपी में टकराव और भटकाव का दौर है, बीजेपी में एक दूसरे को कमरत दिखाने के लिए कठपुतली का खेल खेला जा रहा है, बीजेपी में पर्दे के पीछे की लड़ाई सरेआम हो गई है, इंजन ही नहीं अब तो डिब्बे भी आपस में टकरा रहे हैं। अखिलेश यादव के इस बयान का खुद केशव प्रसाद मौर्य ने जोरदार पलटवार किया है। डिप्टी सीएम ने लिखा था कि सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी भाजपा की देश और प्रदेश दोनों जगह मजबूत संगठन और सरकार है। सपा का पीडीए धोखा है। यूपी में सपा के गुंडाराज की वापसी असंभव है। भाजपा 2027 विधानसभा चुनाव में 2017 दोहराएगी। वैसे तो इस सियासी लड़ाई में मोहरे की बात नहीं है, लेकिन इन दोनों नेताओं के बीच सियासी नोकझोंक पुराना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने अखिलेश यादव के बयान का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग पूरी तरीके से दिल्ली के इशारे पर ही काम कर रहे हैं। पूरी तरीके से दिल्ली के इशारे पर काम कर रहे हैं। अब पासवर्ड दिल्ली की जो उन्होंने बात कही बिल्कुल सही है। पूरी ये लड़ाई दिल्ली बनाम यूपी की है और ये पूरी दिल्ली के इशारे पर प्रदेश के अंदर ये काम हो रहा है। अग्निवीर को लेकर एक बार फिर से अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा। सोशल मीडिया एक्स पर अखिलेश यादव ने पोस्ट किया, सत्ता में आते ही 24 घंटे में रद्द होगी देश की सुरक्षा से समझौता करने वाली और सैनिकों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाली अल्पकालिक अग्निवीर सैन्य भर्ती। अग्निवीर पर यही मांग हमारी, पुरानी भर्ती की फिर हो बहाली। ये पोस्ट है अखिलेश यादव का। अग्निवीर को रद्द करने की बात उन्होंने कही है कि सत्ता में आते ही सबसे पहला और बड़ा फैसला हम यही करेंगे, हम सबसे पहले अग्निवीर योजना को समाप्त करेंगे। वहीं अग्निवीरों को लेकर सीएम योगी ने बहुत बड़ा फैसला लिया। योगी सरकार ने सेना में अपनी सेवा देकर लौटे अग्निवीरों को आरक्षण देने का फैसला किया है। यूपी पुलिस पीएससी में आरक्षण दिया जाएगा। सुनिए क्या कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने अग्निवीरों को लेकर। बीएसएफ ने, सीआरपीएफ ने, सीआईएसएफ ने, अन्य तमाम हमारे जो पैरामिलिट्री हैं, उन्होंने भी इस बात की घोषणा की है और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस बात को कहा है कि अग्निवीर की योजना जैसे आगे बढ़ती है और जब ये अपनी सेवा के बाद वापस आएंगे तो हम उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में, पीएससी में इन नौजवानों को प्राथमिकता के आधार पर समायोजन की एक सुविधा देंगे, वेटेज देंगे। उनके लिए एक निश्चित आरक्षण की सुविधा हम अपनी सेना, अपनी पुलिस में उपलब्ध करवाएंगे। एक ट्रेन मैन पावर हमें मिलेगा, अनुशासित युवा हमें मिलेगा और इसका लाभ राज्य लेने के लिए पूरी तरह हम लोग प्रतिबद्ध होंगे। उत्तराखंड में अग्निवीरों को नौकरी में आरक्षण दिया जाएगा। सीएम धामी ने एक बार फिर से इसका ऐलान किया। दिल्ली पहुंचे सीएम धामी ने कहा कि अग्निवीर देश के लिए लड़ रहे हैं और सेना में सेवा समाप्ति के बाद उनको राज्य की नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा और जिन जिन विभागों में उनकी जरूरत होगी उनकी सेवाओं को लिया जाएगा। भूमि से सेना में जाने वालों का बहुत बड़ा प्रतिशत होता है, बहुत बड़ी संख्या हमेशा से रही है और हर युद्ध में उनका बड़ा योगदान रहा है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से अग्निवीरों को हर सेक्टर में जो है प्राथमिकता देने की जो बात की है और निश्चित रूप से वो बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं और राज्य के अंदर भी हम जो हमारे अग्निवीर अपनी सेवा के बाद आएंगे, सभी अग्निवीरों को हम आरक्षण भी देंगे और जिन जिन विभागों में
उनकी सेवाएं ली जा सकती हैं, उन सब में हम सेवाएं लेंगे। वही इस योजना पर एक और जहां विपक्ष हमलावर है तो बीजेपी ने कांग्रेस पर सेना के खिलाफ बयानबाजी करने का आरोप लगाया है। एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री देश के युवाओं को, देश की फौज को, देश की सेना को, देश के सशस्त्र बलों को, देश की पैरामिलिट्री फोर्सेस को बेवकूफ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। 4 साल के बाद मोदी जी, 4 साल के बाद वो नौजवान क्या करेंगे? और अगर एक रेगुलर सैनिक वीर गति को प्राप्त होता है तो उसको मुआवजा नौकरी की अलग व्यवस्था है। यहां आप बीमा की राशि पकड़ाकर ये बोलते हैं कि अब घर चले जाइए। कसाब के साथ खड़े होते, ये सेना के साथ नहीं, ये कसाब के साथ खड़े होते। जिनकी नेता बाटला कांड में आतंकवादी मरने पर सारी रात रोती है, वो दंतावाड़ा में या पुलवामा में देश की सुरक्षा करने वाले सुरक्षा के जवानों की शहादत पर एक आंसू नहीं बहाती। उनके मुंह से ऐसे प्रश्न अच्छे नहीं लगते। ऐसा है कि घोर निंदनीय है भारतीय सेना के खिलाफ बोलना, भय पैदा करना, भ्रम पैदा करना। ये कांग्रेस की आदत है और कांग्रेस को इसके लिए पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। सेना के पूर्व रिटायर्ड जो अधिकारी वो भी चाहते हैं कि अग्निवीर अग्निपथ खत्म होना चाहिए। अगर हिंदुस्तान की सेना का सम्मान आप चाहते हो तो उस व्यवस्था को बदलो। प्रधानमंत्री जी जिद्दी है और वो जिद करके बैठ जाते हैं कि मैंने किसान आंदोलन को कुचला, काम मैं वापस नहीं लूंगा, ये नहीं वापस लिया और इसको भी वापस लेना पड़ेगा। और ये जितनी बार कहेंगे उतना ही लोगों को गुस्सा दिलाएंगे। जल्दी अग्निवीर को लेके हम बड़ा आंदोलन करें, दिल्ली को घेरेंगे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इसको लेके राजस्थान से इसकी शुरुआत हम करने जा रहे हैं। अग्निवीर अग्निपथ योजना खत्म करें। खतरनाक योजना है ये योजना, जो है कुछ हद तक कुछ लोगों को लॉलीपॉप देने वाली योजना है। इसमें 75% लोगों का, अभी आप एक तरफ 10% पहले उधर सीआरपीएफ में और सीआईएसएफ में या पुलिस में जगह जगह आप उनमें 10% दिए जा रहे हैं। इससे काम नहीं बनेगा।